आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में सभी सुनने वालों का स्वागत है। अक्सर ज्ञान की तलाश में हम लोग बड़े बड़े ग्रंथों और हजारों पन्नों की किताबों में खो जाते हैं। बिल्कुल हजारों पन्नों की किताबों और अनगिनत शोध पत्रों के बीच गोते लगाते हैं। दुनिया को समझने के लिए हमारे पास सूचनाओं का एक पूरा अंबार लगा हुआ है। पर आज की चर्चा थोड़ी अलग होने वाली है। हाँ, आज की ये जो गहरी चर्चा है ना, ये वाकई कुछ अलग है। क्योंकि आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो आकार में बहुत ही छोटी है। छोटी सा आपका मतलब है? मेरा मतलब है कि ये केवल एक छोटा सा वाक्य है, बल्कि कुछ ही शब्दों का एक छोटा सा अंश है। अच्छा, ये श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया एक बेहद शक्तिशाली और कलजाई सूत्र है। मन को मित्र बनाओ। बस इतना ही? बस इतना ही, मन को मित्र बनाओ। लेकिन यकीन मानिए, शब्द भले ही कम हो, पर इनका अर्थ किसी विशाल महासागर जितना गहरा है। ये उन दुर्लभ क्षणों में से एक है जहाँ स्रोत सामग्री की सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। सही कहा। और आज का हमारा लक्ष्य इसी एक विचार की गहराई में उतरना है। तो चलिए इसके अर्थ की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे इन 4 शब्दों में मानव मनोविज्ञान और जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाला एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। जब हम इतने छोटे और केंद्रित स्रोत का विश्लेषण करते हैं तो हमें सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहना होता। बिल्कुल नहीं, हमें उन शब्दों के पार जाकर उनके पीछे छिपे पूरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक ढांचे को समझना होता है। मन को मित्र बनाओ, ये 4 शब्द हैं, लेकिन इनमें इंसान के आंतरिक संघर्ष और आत्मविकास का पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। और यहीं से हमारी चर्चा का पहला बड़ा सवाल उठता है। आमतौर पर जब हम लोग मित्रता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई ऐसा इंसान जिसके साथ हम अपनी खुशियां और गम बांट सकें, जिसके साथ हम समय बिता सकें। लेकिन यहाँ बात हो रही है अपने ही मन से मित्रता करने की, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। वही तो, ये विचार ही थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मतलब बचपन से हमें यही लगता है कि हम और हमारा मन एक ही तो है। जो विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं वही तो मेरी पहचान है। तो फिर कोई खुद से ही दोस्ती कैसे कर सकता है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है ना, वो ये है कि इस शीर्षक में मन को एक ऐसी इकाई माना गया है, एक ऐसी अलग सत्ता माना गया है जिससे मित्रता की जा सकती है। एक अलग इकाई? हाँ, देखिए, जब भी मित्रता की बात होती है तो उसका बुनियादी नियम यही है कि वहाँ 2 अलग-अलग लोगों या सत्ताओं का होना जरूरी है। मतलब अकेला आदमी खुद से दोस्ती नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, कोई भी खुद से हाथ नहीं मिला सकता। ये अवधारणा इस बहुत ही गहरे सत्य की ओर इशारा करती है कि हम यानी हमारा जो मूल अस्तित्व है और हमारा मन, ये दोनों एक नहीं है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने हमेशा अपने विचारों को ही अपनी पहचान माना है। पूर्वी दर्शन में और विशेष रूप से गीता में मन को एक उपकरण या एक चौथी इंद्री की तरह देखा गया है, ना कि स्वयं के रूप में। लेकिन अगर हम थोड़ा पश्चिमी दर्शन की तरफ देखें तो वो कुछ और ही कहता है। जैसे रेनी डेकार्ड का वो मशहूर कथन है ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं। हाँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम। एग्जैक्टली, उस हिसाब से तो हमारे विचार ही हमारा अस्तित्व है। अगर हम अपने विचारों को खुद से अलग कर दें तो फिर पीछे क्या बचता है? ये बहुत ही शानदार तुलना है। डेकार्ड का दर्शन विचारों को ही पहचान मानता है। तो फिर गीता का ये श्लोक अलग कैसे है? गीता का ये श्लोक या जो पूर्वी मनोविज्ञान है वो हमें दृष्टा यानी देखने वाले, ऑब्जर्वर के रूप में स्थापित करता है। ऑब्जर्वर? अच्छा, सोचिए, अगर हम आंख बंद करके अपने ही विचारों को आते और जाते हुए देख सकते हैं, जैसे बादलों को आसमान में चलते हुए देखना। बिल्कुल वैसा ही। और ये महसूस कर सकते हैं कि अरे मुझे आज बहुत गुस्सा आ रहा है या मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ। तो इसका मतलब है कि जो उस गुस्से को देख रहा है वो गुस्से से अलग है। सही पकड़ा आपने। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो विचारों को देख रहा है वो विचारों से अलग है। विचार दृश्य है और हम दृष्टा हैं। ये बहुत गहराई वाली बात है। और जब तक हम ये दूरी, ये अलगाव महसूस नहीं करते, तब तक हम मन के साथ कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकते। क्योंकि आप उसमें पूरी तरह उलझे हुए हैं। हाँ, अगर कोई पूरी तरह से अपने मन के शोर में ही डूब जाए और मान ले कि यही शोर मैं हूँ, तो फिर उस शोर को शांत करने या उससे मित्रता करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। मतलब हमें अपने भीतर एक कदम पीछे हटना होगा। एकदम। अगर मैं इस मन को एक अलग इकाई या एक अलग इंसान मान लूं तो ईमानदारी से कहूं, मन दुनिया का सबसे अजीब और परेशान करने वाला रूममेट साबित होगा। रूममेट? ये कैसा उदाहरण हुआ? जरा सोचिए ना, एक ऐसा रूममेट जो रात के 2 बजे अचानक आपको जगाए और कहे, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले उस मीटिंग में तुमने कैसे पानी गिरा दिया था और सब हंसे थे? हाँ, ये तो बहुत आम बात है। या फिर कोई ऐसा रूममेट जो लगातार आपके कान में फुसफुसाता रहे कि तुमसे काम नहीं हो पाएगा, तुम फेल हो जाओगे, जो हमेशा आपको नीचा दिखाता रहे। बिल्कुल। अगर कोई असल जिंदगी में हमारे साथ ऐसा करे तो हम उसे तुरंत घर से बाहर निकाल देंगे। सही कहा, हम उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। हम उस रूममेट को घर से बाहर नहीं फेंक सकते क्योंकि घर तो हमारा ही दिमाग है। ये रूममेट वाला उदाहरण मतलब वाकई बिल्कुल सही है। मन वास्तव में उस अजीब रूममेट की तरह ही व्यवहार करता है। तो हम इस रूममेट के साथ करें क्या? यहाँ हमें थोड़ा सा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक नजरिया अपनाना होगा। हमें समझना होगा कि मन ऐसा क्यों करता है। क्यों करता है? क्या उसे हमें परेशान करने में मजा आता है? नहीं, आधुनिक विकासवादी मनोविज्ञान यानी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें बताता है कि इंसानी दिमाग को खुशी या शांति महसूस करने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। खुशी के लिए डिजाइन नहीं किया गया? बिल्कुल नहीं, इसे हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। नेगेटिविटी बायस यानी नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देना। ठीक वही। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसका दिमाग हमेशा खतरों को तलाशता रहता था। जैसे कहाँ शेर छुपा है, कहाँ जहरीला सांप है। हाँ, जो दिमाग जितना ज्यादा डरावा और सतर्क होता था, उस इंसान की जिंदा बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती थी। जो इंसान फूलों को देखकर खुश होता था, उसे शेर खा जाता था। तो मतलब डर और चिंता एक तरह से हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। बिल्कुल। आज हम जंगलों में नहीं रहते, शेर हमारे पीछे नहीं दौड़ रहे, लेकिन दिमाग का वो अलार्म सिस्टम आज भी वैसा ही है। वो पुराना सॉफ्टवेयर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। सही पकड़ा। अब वो शेर की जगह बॉस के एक ईमेल को या किसी सामाजिक स्थिति को खतरा मान लेता है। अच्छा, इसलिए जब मन रात के 2 बजे कोई पुरानी गलती याद दिलाता है तो वो वास्तव में हमें परेशान नहीं करना चाहता। वो अपने पुराने आदिम तरीके से हमें भविष्य की किसी संभावित खतरनाक सामाजिक स्थिति से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक बहुत ही ज्यादा सतर्क और डरे हुए रूममेट की तरह है। एकदम सही। वो दुश्मन नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और डरा हुआ है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर हमारा मन एक डरा हुआ और अति सतर्क रूममेट है जो लगातार अलार्म बजा रहा है, तो उसे शांत करना होगा। लेकिन गीता का वो मुख्य वाक्य जो कहता है मन को मित्र बनाओ, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। कैसे?
क्योंकि इस वाक्य में सिर्फ मित्रता की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है। बनाओ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बनाओ ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वही तो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस सूत्र की पूरी धुरी उस एक शब्द बनाओ पर टिकी है। बिल्कुल, ये नहीं कहा गया कि मन तुम्हारा मित्र है। हाँ, और इसका सीधा और छिपा हुआ अर्थ यह है कि डिफॉल्ट रूप से, यानी अपने प्राकृतिक स्वभाव में, मन हमारा मित्र नहीं होता। सही, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा मन एक असंचित जमीन की तरह होता है, जिसमें खरपतवार अपने आप उगाती है। अगर उसे बिना दिशा दिए छोड़ दिया जाए तो वो विकासवादी डरों, चिंताओं और असुरक्षाओं का घर बन जाता है। वो अनजाने में ही सही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए मित्र बनाओ एक एक्टिव प्रोसेस है, एक सक्रिय प्रक्रिया। ये अपने आप नहीं होती। इसके लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम इसे व्यवहारिक धरातल पर देखें तो ये थोड़ा थका देने वाला लगता है। जब किसी इंसान पर अचानक से घबराहट हावी हो रही हो, या कोई पैनिक अटैक से गुजर रहा हो, हाँ, तब मन कोई अलग सत्ता थोड़ी ना लगता है। तब तो ऐसा लगता है जैसे मन ने पूरे वजूद को ही अगवा कर लिया, हिजैक कर लिया। ये बहुत ही साधारण स्थिति है। तो उस स्थिति में ये मित्र बनाने वाला दर्शन कैसे काम करेगा? क्या हम उस समय मन से कहेंगे कि चलो दोस्त बन जाते हैं? ये तो संभव नहीं लगता। ये एक बहुत ही वाजिब आपत्ति है, और इसका जवाब ये है कि संकट के समय में नई दोस्ती नहीं की जाती। अच्छा, तो कब की जाती है? दोस्ती शांति के समय में बनानी पड़ती है, ताकि संकट में वो काम आ सके। ये बहुत गहरा विचार है। आधुनिक मनोविज्ञान, जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी कहता है, वो भी कुछ ऐसा ही सिखाता है। जब पैनिक अटैक आता है तब वो मन से लड़ने का समय नहीं होता। तब तो बस उस तूफान के गुजरने का इंतजार करना होता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम शांत होते हैं तब हम अपने सोचने के तरीकों पर काम कर सकते हैं, सचेत रूप से। हाँ, जब मन कोई नकारात्मक विचार लाता है, जैसे मैं किसी काम की नहीं हूँ, तो एक दुश्मन की तरह उस विचार को कुचलने या खुद से नफरत करने के बजाय एक मित्र की तरह उससे बात करनी होती है। सही कहा, पूछना होता है, मेरे मन को ऐसा क्यों लग रहा है? क्या इसके पीछे कोई वास्तविक सबूत है, या ये सिर्फ एक पुराना डर है? यानी हमें उस आंतरिक घर्षण को, इंटरनल फ्रिक्शन को कम करना होगा। बिल्कुल। हम खुद पर कितनी सख्ती करते हैं, खुद की कितनी आलोचना करते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो अंदर से आवाज आती है कि तुम तो हमेशा ही सब कुछ खराब कर देते हो, जो कि बहुत ही नुकसानदेह। अगर हम अपने भारी दोस्तों से उस तरह बात करें जिस तरह हम कभी-कभी खुद से अपने मन के भीतर बात करते हैं, तो शायद हमारा कोई दोस्ती ना बचे। एकदम सही। कोई हमारे आसपास आना भी पसंद नहीं करेगा। और यहीं पर आत्मकरुणा या खुद के प्रति सहानुभूति यानी सेल्फ कंपैशन का विचार आता है। वो कैसे काम करता है? सोचिए, जब कोई बाहरी दोस्त किसी परीक्षा में फेल हो जाता है या नौकरी खो देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। हाँ, हम कहते हैं तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम उसे सांत्वना देते हैं। लेकिन जब हम खुद उसी स्थिति में होते हैं तो हमारा मन हमारा सबसे क्रूर आलोचक बन जाता है। हम खुद को बुरा भला कहने लगते हैं। मन को मित्र बनाओ का निर्देश इसी क्रूरता को खत्म करने के बारे में है। एक अच्छा मित्र हमें हमारी गलतियों का एहसास तो कराता है, लेकिन हमारा मनोबल नहीं तोड़ता। वो हमें स्पष्टता देता है, अपराध बोध नहीं। सही कहा, गिल्ट नहीं देता, क्लैरिटी देता है। और यहीं पर यह विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट से है। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सिद्धांत हमें बताता है कि हम अपने दिमाग की संरचना को अपने विचारों के जरिए बदल सकते हैं। ये विज्ञान का सबसे सुंदर आविष्कार है ना? जब हम बार-बार नकारात्मक सोचते हैं, खुद को कोसते हैं, तो दिमाग में नकारात्मकता के रास्ते गहरे होते जाते हैं। जैसे कच्ची जमीन पर बार-बार चलने से पगडंडी बन जाती है, और उस पगडंडी पर चलना फिर आसान हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन जब हम सचेत होकर मन को मित्र बनाने का प्रयास करते हैं, खुद के प्रति करुणा दिखाते हैं, तो हम दिमाग में एक नई पगडंडी बना रहे होते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यह स्पष्ट होता है कि शुरुआत में यह प्रक्रिया थकाऊ लग सकती है, क्योंकि पुरानी पगडंडी छोड़कर नई पगडंडी पर चलना मुश्किल होता है। हाँ, मन बार-बार उसी पुराने डरे हुए और आलोचनात्मक रवैये की तरफ भागता है। लेकिन जब हम बार-बार सचेत प्रयास से उसे वापस लाते हैं, उसे समझाते हैं, तो धीरे-धीरे दिमाग के वे नए रास्ते हाईवे बन जाते हैं। हाईवे बन जाते हैं, क्या बात है। फिर मन से मित्रता एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। फिर मन हमारा दुश्मन नहीं रहता, बल्कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। ये एक बहुत ही सशक्त छवि है, नई पगडंडी को हाईवे बनाना। और अगर हम गीता के मूल संदर्भ में वापस जाएं, तो वहाँ जीवन को एक रथ के रूप में दर्शाया गया है। हाँ, और मन को उस रथ की लगाम के रूप में। बिल्कुल, अगर लगाम सारथी के हाथ में ना हो या घोड़े से ही सारथी की दुश्मनी हो जाए, तो फिर रथ का दुर्घटनाग्रस्त होना तय है। ये एनालॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है यहाँ। मन वो चश्मा है जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं, इसे महसूस करते हैं। अगर चश्मा ही धुंधला हो, या यदि वो चश्मा ही आपका दुश्मन है, जो हर चीज को भयानक, निराशाजनक और खतरे से भरा हुआ दिखाता है, तो कोई भी बाहरी सफलता, कोई भी बाहरी खुशी भीतर की शांति नहीं ला सकती। सही बात है। एक व्यक्ति के पास दुनिया की सारी दौलत हो सकती है, लेकिन अगर उसका मन उसका शत्रु है, तो वो एक महल में भी जेल की तरह महसूस करेगा। और इसके विपरीत अगर मन मित्र है, तो एक झोपड़ी में भी असीम शांति का अनुभव हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है हमारी आज की दुनिया का। आज के समय में हम बाहरी दुनिया की जानकारी जुटाने में कितने व्यस्त हैं। हम बाहर कितने ही नेटवर्क बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर हजारों कनेक्शन जोड़ रहे हैं, दुनिया के बड़े-बड़े मुद्दों पर राय रखते हैं, लेकिन इस सब के बीच हम अपने ही भीतर मौजूद उस नेटवर्क को, उस मन को भूल जाते हैं, जिसके जरिए हम इस पूरी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। हम बाहर दोस्ती करते हैं और अंदर दुश्मनी। वही मैं कह रहा था कि हम अपने अंदर के उस सबसे अहम साथी को ही अपना शत्रु मानकर जी रहे होते हैं। यही कारण है कि ये छोटा सा वाक्य मन को मित्र बनाओ इतनी अहमियत रखता है। क्योंकि जब मन मित्र बन जाता है, तो हमारी वो सारी ऊर्जा जो पहले खुद से ही लड़ने में, अपनी ही विचारों को दबाने में या खुद को कोसने में बर्बाद हो रही थी, वो ऊर्जा आजाद हो जाती है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। वही ऊर्जा फिर हमारे विकास, हमारी रचनात्मकता और हमारी शांति के लिए काम करने लगती है। एक मित्रवत मन बाहरी चुनौतियों के समय पैनिक नहीं करता, वो शांत रहता है। वो कहता है हाँ, ये मुश्किल स्थिति है, लेकिन हम मिलकर इसका कोई समाधान निकाल लेंगे। वो एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है। तो आज की इस शानदार और गहरी चर्चा को अगर हम संक्षेप में समेटें, तो हमने देखा कि आज की हमारी स्रोत सामग्री भले ही बहुत छोटी थी। श्रीमद् भगवद गीता का वो एक अंश, मन को मित्र बनाओ। हाँ, लेकिन इसमें पूरे मानव मनोविज्ञान का सार छिपा है। हमने समझा कि सबसे पहले हमें अपने और अपने मन के बीच के उस अलगाव को पहचानना होगा। हम अपने विचारों के गुलाम नहीं है, बल्कि हम उनके दृष्टा हैं। और हमने ये भी देखा कि मन कोई विलन नहीं है, वो एक बहुत ही डरा हुआ और पुराना अलार्म सिस्टम है, जो हमें बचाने की कोशिश में परेशान रहता है। बिल्कुल।
और सबसे जरूरी बात जो हमने सीखी वो ये कि मन के साथ ये दोस्ती कोई चमत्कार नहीं है जो रातों रात हो जाएगी। इसे साचेत प्रयासों से बनाना पड़ता है। इसे करुणा से और बिना किसी क्रूर फैसले के बनाना पड़ता है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मेरी राय में एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो इस पूरे दर्शन को एक नए और शायद थोड़े बेचैन करने वाले स्तर पर ले जाता है। वो क्या है? जरा गहराई से सोचिए, यदि वो प्राचीन ज्ञान इतनी स्पष्टता के साथ निर्देश देता है कि मन को मित्र बनाओ, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि बिना हमारे सक्रिय हस्तक्षेप के मन एक ऐसे यंत्र की तरह है जो हमारे ही खिलाफ काम कर सकता है। क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में जितनी भी असफलताएं हैं, जितना भी डर और जो भी चिंताएं हमें रात रात भर जगाए रखती हैं, वे बाहर से नहीं बल्कि हमारे ही भीतर बैठे उस अनियंत्रित शत्रु की वजह से है, जिसे हमने कभी अपना दोस्त बनाने की कोशिश ही नहीं की? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या हम अनजाने में ही सही अपने पतन के सबसे बड़े जिम्मेदार खुद ही बने हुए हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को एकांत में शांति से बैठकर चिंतन करना चाहिए। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल देगा। क्या हम बाहर के दुश्मनों से लड़ते लड़ते उस दुश्मन को भूल गए हैं जो हमारे ही विचारों में छिपा है? या फिर क्या हम आज से ही एक नए सबसे जरूरी दोस्त से हाथ मिलाने की शुरुआत कर सकते हैं? इसी गहरे और विचार उत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा ने हमारे सभी सुनने वालों को अपने मन को एक नए, अधिक करुणामय नजरिए से देखने के लिए प्रेरित किया होगा। शायद अब समय आ गया है कि हम सभी अपने मन के साथ बैठें, उसे सुने और इस नई दोस्ती की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।